नमस्कार साथियों, नवनीत पाठशाला में आपका स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करने से पहले कुछ ऐसे सवालों पर नजर डालते हैं जो सीधे सीधे आपकी आने वाली परीक्षाओं का हिस्सा बन सकते हैं। सबसे पहला और सबसे चर्चित सवाल, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी और सामाजिक विषय है जिस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। दूसरा सवाल भविष्य की तकनीक से जुड़ा है। वैश्विक एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निवेश में भारत की रैंक क्या है? हम सब जानते हैं कि एआई का जमाना है, तो इस क्षेत्र में भारत की क्या स्थिति है, ये जानना बेहद जरूरी है। और तीसरा, एक बहुत ही प्रतिष्ठित सम्मान से जुड़ा सवाल, विली रिसर्च हीरोज अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? ये तीनों ही सवाल अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन सब का जवाब और इनसे जुड़ी सारी जरूरी जानकारी आपको इसी क्लास में मिलेगी, इसलिए अंत तक बने रहिए। ठीक है, तो ये है हमारी आज की क्लास का एजेंडा, यानी कि हम किन किन टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं। हम बिल्कुल एक कोचिंग क्लास की तरह एक एक करके हर विषय को गहराई से समझेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे पुरस्कार और सम्मान से, क्योंकि यहाँ से सवाल आना लगभग तय होता है। फिर हम देखेंगे रिपोर्ट और सूचकांक, जिसमें हम भारत की अलग अलग रैंकिंग्स को जानेंगे। इसके बाद नियुक्तियां और समितियों पर चर्चा होगी, जो एक और ज़रूरी सेक्शन है। फिर हम खेल परिदृश्य में खेल जगत की ताज़ा खबरें देखेंगे और उसके बाद रक्षा विज्ञान और नई खोज में देश की प्रगति पर नज़र डालेंगे। और सबसे आखिर में राज्य विशेष समाचारों को कवर करेंगे, जो स्टेट लेवल एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सेक्शन है पुरस्कार और सम्मान। जैसा कि आप सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले जानते हैं, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे आप छोड़कर जा ही नहीं सकते। हर एग्जाम में, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, यहाँ से आपको 2 से 3 सवाल जरूर देखने को मिलते हैं। इसलिए इस सेक्शन पर हम खास ध्यान देंगे। हम इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह के पुरस्कारों को कवर करेंगे और हर पुरस्कार से जुड़े जरूरी तथ्यों को, जैसे कि वो किसे मिला, क्यों मिला और उस पुरस्कार की क्या अहमियत है, इन सब पर विस्तार से बात करेंगे। तो बिल्कुल ध्यान से सुनिए और जरूरी पॉइंट्स नोट करते चलिए। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की, विली रिसर्च हीरोज अवार्ड। ये नाम याद रखिएगा। अच्छा, ये पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिनका काम, जिनकी रिसर्च सिर्फ किताबों या लैब्स तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि समाज पर, आम लोगों की जिंदगी पर एक बड़ा और सकारात्मक असर डालती है। इसीलिए इसकी एक कैटेगरी है इम्पैक्ट बियॉन्ड एकेडेमिया। और हमारे लिए, पूरे भारत के लिए ये बहुत ही गर्व की बात है कि इस पुरस्कार को जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया। ये नाम आपको कंठस्थ होना चाहिए। ये उपलब्धि और भी खास इसलिए हो जाती है क्योंकि उनका चुनाव दुनिया भर के 2000 से ज्यादा प्रतिभागियों में से किया गया है। अब सबसे जरूरी बात, उनका योगदान क्या था? आप सबको याद होगा कोविड-19 का वो मुश्किल दौर। उस समय वैक्सीन ही एकमात्र उम्मीद थी। डॉक्टर लहरिया ने उस संकट के समय में 6 अलग-अलग तरह के कोविड-19 टीकों को विकसित करने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनका अनुभव भी बहुत गहरा है। वो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के पूर्व कर्मचारी भी रह चुके हैं, जिससे उन्हें वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों की गहरी समझ है। तो परीक्षा के लिए आपको 4 बातें याद रखनी है। पहला, पुरस्कार का नाम, विली रिसर्च हीरोज अवार्ड। दूसरा, विजेता, डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया। तीसरा, कैटेगरी, इम्पैक्ट बियॉन्ड एकेडेमिया। और चौथा, उनका योगदान, कोविड-19 वैक्सीन का विकास। चलिए, अब आपके लिए एक सवाल, बिल्कुल एग्जाम के माहौल की तरह सोचिए। सवाल है, गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर एक्सियोम मिशन 4 के दौरान असाधारण वीरता के लिए अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया? सोचिए जरा, ये सवाल सीधा सीधा बन सकता है। क्या है इसका जवाब? जी हाँ, इसका सही जवाब है ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। ये नाम अब आपको हमेशा याद रखना है। उन्हें ये सम्मान उनके ऐतिहासिक एक्सियोम मिशन 4 के लिए दिया गया, जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से जुड़ा था। अब ये भी याद रखिए कि अशोक चक्र क्या है। यह भारत का शांतिकाल में दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। मतलब, जब देश युद्ध में नहीं होता, उस समय असाधारण बहादुरी दिखाने या आत्म बलिदान करने के लिए ये सम्मान दिया जाता है। ग्रुप कैप्टन शुक्ला का ये सम्मान न सिर्फ हमारी वायुसेना के लिए, बल्कि भारत के बढ़ते अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए भी एक बहुत बड़ा गौरव का क्षण है। चलिए, अब इसी के साथ इस साल दिए गए दूसरे वीरता पुरस्कारों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। इस टेबल पर खास ध्यान दीजिए।
यहाँ से बहुत सारे सवाल बनते हैं। सबसे पहला सवाल, इस साल कुल कितने वीरता पुरस्कार दिए गए? तो इसका जवाब है 70। 70 ये नंबर याद रखिएगा। दूसरा सवाल, इनमें से कितने पुरस्कार मरणोपरांत दिए गए हैं? जवाब है 6, यानी 6 वीरों को उनके सर्वोच्च बलिदान के लिए सम्मानित किया गया। अब इनका वर्गीकरण देखते हैं। सबसे ऊपर है अशोक चक्र, जो एक दिया गया है ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को, जैसा हमने अभी पढ़ा। अशोक चक्र के बाद दूसरा सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है कीर्ति चक्र। इस साल 3 कीर्ति चक्र दिए गए हैं, जिनमें से एक मरणोपरांत है। और तीसरा है शौर्य चक्र। इस साल 13 शौर्य चक्र दिए गए हैं। आपको कम से कम इन तीनों की संख्या जरूर याद रखनी है। अशोक चक्र 1, कीर्ति चक्र 3 और शौर्य चक्र 13। 1, 3, 13। इसके अलावा एक बार 2 सेना मेडल, 44 सेना मेडल, 6 नौसेना मेडल और 2 वायुसेना मेडल भी दिए गए हैं। ये पूरा ब्रेकडाउन आपके नोट्स के लिए बहुत जरूरी है। अब विजेताओं के कुछ नाम देख लेते हैं, क्योंकि ये सीधे सीधे पूछे जाते हैं। कीर्ति चक्र जो कि 3 लोगों को मिला है, उनके नाम हैं मेजर अर्शदीप सिंह, नायब सूबेदार डोलेश्वर सुबा और ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर। ये तीनों नाम एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। शौर्य चक्र पाने वाले 13 वीरों में 2 महिला अधिकारी भी शामिल हैं, जिनमें से एक का नाम डिलना के है। ये हमारी सेना में महिला शक्ति का एक बेहतरीन उदाहरण है। अब वीरता पुरस्कारों से थोड़ा हटकर कला के क्षेत्र में आते हैं। प्रसिद्ध भरतनाट्यम नृत्यांगना उर्मिला सत्यनारायणन जी को संगीत अकादमी द्वारा नृत्य कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार दक्षिण भारत में नृत्य और संगीत के क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। तो आपको सिर्फ वीरता पुरस्कार ही नहीं, कला और संस्कृति से जुड़े इन सम्मानों पर भी बराबर ध्यान देना है। अब बात करते हैं देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों की, पद्म पुरस्कार। ये पुरस्कार अलग अलग क्षेत्रों जैसे कला, समाज सेवा, विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य, खेल आदि में असाधारण काम करने वालों को दिए जाते हैं। इस साल कुल 131 पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। ये टोटल नंबर याद रखिएगा, 131। अब इस चार्ट को देखिए, इसमें 3 कैटेगरीज होती हैं। सबसे ऊपर है पद्म विभूषण, जो असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। इस साल 5 लोगों को पद्म विभूषण मिला है। ये नंबर सबसे जरूरी है। इसके बाद आता है पद्म भूषण, जो उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा के लिए मिलता है। इस साल 13 पद्म भूषण दिए गए हैं। और फिर है पद्मश्री, जो किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। इस साल 113 पद्मश्री दिए गए हैं। तो नंबर क्या हुए? 5, 13 और 113। इसके अलावा 2 और आंकड़े देखिए। कुल 19 महिला पुरस्कार विजेता हैं और 16 पुरस्कार मरणोपरांत दिए गए हैं। ये एडिशनल फैक्ट्स स्टेटमेंट बेस्ड सवालों में बहुत काम आते हैं। देखिए, पद्म विभूषण भारत रत्न के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। इस साल ये 5 महान हस्तियों को मिला है और ये पांचों नाम और उनके क्षेत्र आपको रटे होने चाहिए। यहाँ से सवाल बनने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। पहला नाम है श्री धर्मेंद्र सिंह देओल, हमारे प्यारे ही मैन। उन्हें कला के क्षेत्र में भारतीय सिनेमा में उनके दशकों के शानदार योगदान के लिए ये सम्मान मिला है। दूसरा नाम भी कला के क्षेत्र से है, डॉक्टर एन राजम। ये एक विश्व प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं। उन्होंने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में वायलिन को एक नई ऊंचाई दी है। फिर आते हैं सार्वजनिक मामलों यानी पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में। यहाँ 2 लोगों को सम्मान मिला है। पहले हैं जस्टिस के.टी. थॉमस, जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज रह चुके हैं और अपने साहसिक फैसलों के लिए जाने जाते हैं। दूसरे हैं श्री वी.एस. अच्युतानंदन, जो केरल के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, एक बहुत ही वरिष्ठ राजनेता। और 5वां नाम है श्री पी. नारायणन का, जिन्हें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनके बेहतरीन काम के लिए ये पुरस्कार मिला है। वो एक जाने माने पत्रकार और शिक्षाविद हैं। एक बार फिर से ये 5 नाम दोहरा लीजिए: धर्मेंद्र जी, एन राजम जी, जस्टिस थॉमस, अच्युतानंदन जी और पी. नारायणन। चलिए अब हम अपने दूसरे सेक्शन पर आते हैं, रिपोर्ट और सूचकांक। करंट अफेयर्स में डेटाबेस सवाल बहुत पूछे जाते हैं। कौन सी रिपोर्ट किसने जारी की, उसमें भारत की रैंक क्या थी, पहले नंबर पर कौन था, इस तरह के सवाल। ये सूचकांक हमें एक आईना दिखाते हैं कि अलग अलग पैमानों पर भारत दुनिया में कहाँ खड़ा है। तो चलिए हाल ही में आई कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स को देखते हैं। सबसे पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़ा जो सीधे पर्यावरण और वन मंत्रालय की रिपोर्ट से है। भारत में तेंदुओं की स्थिति पर जो ताज़ा रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार हमारे देश में तेंदुओं की अनुमानित संख्या है 13,874। 13,874 ये नंबर आपको याद रखना है। ये हमारे वन्यजीव संरक्षण के प्रयासों को दिखाता है।
ये संख्या 2018 के अनुमान से थोड़ी ज्यादा है, जो कि एक अच्छी खबर है। अब सवाल ये उठता है कि ये 13,874 तेंदुए सबसे ज्यादा कहाँ हैं? तो ये बार चार्ट देखिए, ये सब कुछ साफ कर देता है। देश में सबसे ज्यादा तेंदुए हैं मध्य प्रदेश में, कुल 3907। तो यहाँ से एक सीधा सवाल बनता है कि भारत का लेपर्ड स्टेट या तेंदुआ राज्य कौन सा है? तो जवाब होगा मध्य प्रदेश। याद रखिए, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहते हैं और अब ये तेंदुओं के मामले में भी नंबर 1 है। मध्य प्रदेश के बाद दूसरा नंबर है महाराष्ट्र का और तीसरा है कर्नाटक का। तो टॉप 3 राज्य कौन से हुए? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। इन तीनों राज्यों का नाम क्रम से याद रखिएगा। चलिए अब 3 और अलग अलग महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स को देखते हैं। पहली, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF की AI इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। इसके मुताबिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में निवेश खींचने के मामले में भारत दुनिया में 8वें नंबर पर है। हमारी रैंक 8th है, जो दिखाती है कि भारत टेक्नोलॉजी में तेजी से आगे बढ़ रहा है। दूसरी है ICJS 2.0 की रैंकिंग। ICJS का फुल फॉर्म है इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। ये एक ऑनलाइन सिस्टम है जो पुलिस, कोर्ट, जेल सबको जोड़ता है ताकि न्याय जल्दी मिल सके। इस सिस्टम को सबसे अच्छे से इस्तेमाल करने में उत्तराखंड पुलिस पहले नंबर पर है, हरियाणा दूसरे पर और असम तीसरे पर। और तीसरी रिपोर्ट है अवतार ग्रुप की एक स्टडी जो बताती है कि महिला पेशावरों के लिए यानी वर्किंग वुमेन के लिए भारत के सबसे अच्छे शहर कौन से हैं। तो इसमें पहले नंबर पर है बेंगलुरु, दूसरे पर चेन्नई और तीसरे पर पुणे। ये तीनों रैंकिंग्स अपनी अपनी जगह बहुत महत्वपूर्ण हैं। हमारा अगला सेक्शन है नियुक्तियां और समितियां। जब भी सरकार किसी खास विषय की जांच के लिए कोई कमेटी बनाती है या किसी बड़े संगठन में कोई नई नियुक्ति होती है, तो वो एग्जाम के लिए हॉट टॉपिक बन जाता है। हमें सिर्फ व्यक्ति का नाम ही नहीं, बल्कि उस कमेटी का मकसद और उस संगठन का काम भी पता होना चाहिए। तो आइए देखते हैं हाल की कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां और समितियां। हाल ही में PFRDA ने एक विशेषज्ञ पैनल बनाया है। सबसे पहले तो PFRDA का पूरा नाम समझिए, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये भारत में पेंशन सेक्टर की रेगुलेटर है। जैसे RBI बैंकों को कंट्रोल करता है, वैसे ही PFRDA पेंशन फंड्स को कंट्रोल करता है। तो इस पैनल का काम क्या है? इसका काम है नेशनल पेंशन सिस्टम यानी NPS के निवेश के नियमों को और बेहतर बनाना, उन्हें मॉडर्न बनाना, ताकि जो लोग NPS में पैसा लगाते हैं उन्हें रिटायरमेंट पर अच्छा रिटर्न मिल सके। और अब सबसे ज़रूरी सवाल जो परीक्षा में पूछा जाएगा, इस कमेटी का अध्यक्ष कौन है? इनका नाम है नारायण रामचंद्रन। ये नाम अपने नोट्स में ज़रूर लिख लीजिए। अब जब PFRDA की बात हो रही है तो इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी भी ले लेते हैं जो स्टैटिक GK का हिस्सा है। इसकी स्थापना हुई थी साल 2003 में। ये किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? ये वित्त मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके वर्तमान अध्यक्ष श्री S रमन हैं। और इसका मुख्य काम, जैसा कि हमने बात की, भारत में पेंशन सेक्टर को रेगुलेट करना है ताकि आपका बुढ़ापे का सहारा यानी आपकी पेंशन सुरक्षित रहे। NPS और अटल पेंशन योजना जैसी बड़ी योजनाएं इसी के अंतर्गत आती हैं। PFRDA की बात की है तो अटल पेंशन योजना यानी APY को समझना भी जरूरी है। ये सरकार की एक बहुत ही सफल सामाजिक सुरक्षा योजना है। चलिए इसके मेन पॉइंट्स देखते हैं। पहला, इसमें कौन शामिल हो सकता है? कोई भी भारतीय नागरिक जिसकी उम्र 18 से 40 साल के बीच हो। दूसरा, पेंशन कितनी मिलती है? 60 साल की उम्र के बाद आपके जमा किए गए पैसे के आधार पर आपको हर महीने 1000, 2000, 3000, 4000 या 5000 रुपए की गारंटीड पेंशन मिलती है। यह योजना 2015 में शुरू हुई थी और अब इसे 2030-31 तक बढ़ा दिया गया है। और सबसे जरूरी बात, इसका मुख्य लक्ष्य कौन है? इसका मुख्य लक्ष्य असंगठित क्षेत्र के लोग हैं, जैसे कोई रेहड़ी वाला, कोई मजदूर, कोई घर में काम करने वाली बाई, जिन्हें आमतौर पर कोई पेंशन नहीं मिलती। यह योजना उन्हें बुढ़ापे में एक आर्थिक सुरक्षा देती है। चलिए अब थोड़ा माहौल बदलते हैं और चलते हैं खेल की दुनिया में। स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स हमेशा से ही बहुत रोचक और ज़रूरी रहे हैं। यहाँ हर दिन कुछ नया होता है, कोई नया रिकॉर्ड बनता है, कोई नया चैंपियन उभरता है। तो देखते हैं खेल जगत की हाल की कुछ बड़ी सुर्खियां क्या हैं। टेनिस की दुनिया से एक बहुत बड़ी एक ऐतिहासिक खबर आ रही है। सर्बिया के महान खिलाड़ी नोवाक जोकोविच 400 ग्रैंड स्लैम मैच जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। ये एक अविश्वसनीय रिकॉर्ड है। आपको पता होना चाहिए कि साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं
ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। इन चारों सबसे बड़े टूर्नामेंट्स में मिलाकर 400 मैच जीतना अपने आप में एक पहाड़ जैसी उपलब्धि है। उन्होंने ये रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में बनाया। तो आपको 3 बातें याद रखनी है। खिलाड़ी का नाम नोवाक जोकोविच, रिकॉर्ड है 400 ग्रैंड स्लैम मैच जीत का, और ये रिकॉर्ड बना ऑस्ट्रेलियन ओपन में। अब बात करते हैं भारत के अपने खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 की। ये पहली बार आयोजित किए गए हैं, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से 3 सवाल बन सकते हैं। पहला, ये हुए कहाँ? तो ये दीव के खूबसूरत समुद्र तट पर हुए। दूसरा, इसका शुभंकर यानी मैस्कॉट क्या था? इसका शुभंकर था पर्ल द डॉल्फिन। और तीसरा, इसमें चैंपियन कौन बना? तो पदक तालिका देखिए, कर्नाटक कुल 11 पदकों के साथ पहले स्थान पर रहा, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु और तीसरे पर मणिपुर रहा। तो आपको विजेता राज्य कर्नाटक का नाम जरूर याद रखना है। अब कुछ और जरूरी खेल समाचार फटाफट देख लेते हैं। पहला, वुमेन्स प्रीमियर लीग यानी WPL में पहला शतक किसने लगाया? तो ये कारनामा किया है इंग्लैंड की नेट साइवर ब्रंट ने। दूसरा, नेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट में पुरुषों का खिताब जीता है इंडियन रेलवे ने और महिलाओं का खिताब जीता है केरल ने। तीसरा, भारतीय महिला फुटबॉल टीम की नई कोच कौन बनी है? स्पेन की एमिलिया वॉल्वर्दे। और चौथा, प्रो रेसलिंग लीग की नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बिकी? जापान की ओलंपिक चैंपियन यूई सुसाकी। ये सभी वन लाइनर फैक्ट्स एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब हम आते हैं एक बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण सेक्शन पर, रक्षा, विज्ञान और नई खोज। देश की सुरक्षा और तकनीकी ताकत से जुड़े सवाल हमेशा से ही परीक्षाओं का एक अहम हिस्सा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस क्षेत्र में हाल ही में क्या-क्या महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए हैं। देखिए, हाल ही में हमारे नौसेना और तटरक्षक बल के जहाज़ों ने कुछ महत्वपूर्ण विदेशी दौरे किए हैं। इसे हम मैरीटाइम डिप्लोमेसी या समुद्री कूटनीति कहते हैं। हमारे 2 तटरक्षक जहाज ICGS वराह और अतुल्य हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका के कोलंबो बंदरगाह पर गए। वहीं भारतीय नौसेना का पहला ट्रेनिंग स्क्वाड्रन, जिसमें हमारे युवा अफसर ट्रेनिंग लेते हैं, वो थाईलैंड के फुकेत पोर्ट पर गया। इन दौरों से 2 देशों के बीच रिश्ते मजबूत होते हैं। अब इनसे जुड़े सैन्य अभ्यास भी याद रखिए। श्रीलंका के साथ हम SLININX नाम का नौसैनिक अभ्यास करते हैं और थाईलैंड के साथ हम मैत्री और अयुध्या अभ्यास करते हैं। ये अभ्यासों के नाम अक्सर मैच द फॉलोइंग में पूछ लिए जाते हैं। अब विज्ञान और तकनीक की कुछ दिलचस्प खबरें। पहली, चीन ने दुनिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज यानी CAES प्लांट शुरू किया है, जिसका नाम है निनचू-1। अब ये CAES क्या है? आसान भाषा में समझिए, ये एक तरह की विशालकाय प्राकृतिक बैटरी है। इसमें सस्ती बिजली का उपयोग करके हवा को बहुत ज्यादा दबाव पर जमीन के नीचे स्टोर किया जाता है, और जब बिजली की जरूरत होती है तो उसी हवा को छोड़कर टरबाइन चलाई जाती है। दूसरा, भारतीय रेलवे ने विशाखापत्तनम स्टेशन पर ASC अर्जुन नाम का एक ह्यूमनॉइड रोबोट तैनात किया है। ये रोबोट चेहरा पहचानने की टेक्निक से लैस है और स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता करेगा। और तीसरा, अरुणाचल प्रदेश के जंगलों में फूलों की एक नई प्रजाति खोजी गई है, जिसका नाम है स्ट्रोबिलैंथिस। ये खोज भारत की समृद्ध जैव विविधता को दर्शाती है। और अब हम अपनी क्लास के आखिरी सेक्शन पर आ गए हैं, राज्य विशेष। अगर आप किसी स्टेट PSC या राज्य की दूसरी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेक्शन आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं कि देश के अलग-अलग राज्यों से क्या बड़ी खबरें हैं। ये आज की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक खबर है। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC को लागू करने वाला स्वतंत्र भारत का पहला राज्य बन गया है। हाँ, गोवा में पहले से ही एक समान कानून है, लेकिन वो पुर्तगाली शासन के समय से है। आज़ादी के बाद UCC लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य है। अब इससे जुड़े संवैधानिक पहलू समझिए। UCC का जिक्र संविधान के अनुच्छेद 44 में है, जो राज्य के नीति निदेशक तत्वों का हिस्सा है, और उत्तराखंड ने इसे लागू करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 213 का इस्तेमाल किया है, जो राज्यपाल को अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति देता है। ये कानून सभी धर्मों के लोगों के लिए शादी, तलाक, विरासत, गोद लेने जैसे व्यक्तिगत मामलों में एक समान नियम लागू करेगा। तो यहाँ से 3 सवाल पक्के हैं। पहला राज्य कौन सा? उत्तराखंड। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 213। और UCC का जिक्र किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 44। चलिए कुछ और राज्यों की खबरें देखते हैं। मध्य प्रदेश, जो टाइगर स्टेट और लेपर्ड स्टेट है, उसने साल 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है। इससे आप राज्य की प्राथमिकता समझ सकते हैं।
कर्नाटक के लकुंडी गांव में नवपाषाण काल की चीजें मिली हैं और अब इस गांव को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के लिए प्रस्तावित किया गया है। याद रखिए, लकुंडी गांव को 100 कुओं और मंदिरों का गांव भी कहते हैं और यहाँ का कोटे वीरभद्रेश्वर मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। और पूर्वोत्तर से खबर है कि असम के डिब्रूगढ़ में एक नया मल्टी स्पोर्ट स्टेडियम बन रहा है और राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग का गठन भी कर दिया है। क्लास खत्म करने से पहले एक महत्वपूर्ण दिवस पर बात करते हैं। हर साल 28 जनवरी को डेटा संरक्षण दिवस या डेटा प्रोटेक्शन डे मनाया जाता है। आज के डिजिटल युग में ये बहुत ज़रूरी है। साल 2026 के लिए इसकी थीम है अपने डेटा पर नियंत्रण रखें, यानी टेक कंट्रोल ऑफ योर डेटा। यह दिन हमें हमारी व्यक्तिगत जानकारी की कीमत और उसकी सुरक्षा के अधिकार की याद दिलाता है। यह दिन 1981 में हुए कन्वेंशन 108 की याद में मनाया जाता है, जो डेटा प्राइवेसी पर पहली अंतर्राष्ट्रीय संधि थी। और अंत में आप सबके लिए एक सोचने वाला सवाल। आज हम इतनी सारी डिजिटल सर्विसेज मुफ्त में इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक, गूगल, इंस्टाग्राम। तो इस मुफ्त सेवाओं के युग में क्या हम सच में ग्राहक हैं या फिर हम खुद ही एक उत्पाद बन गए हैं जिनके डेटा को बेचा और खरीदा जा रहा है? इस पर जरूर सोचिएगा। इसी विचार के साथ आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। अगली क्लास में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।